सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी। तो एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोगों का रहने वाला लेक्चर नंबर 2 ऑफ आरआरबी एनटीपीसी की जो जीके पीवाई की सीरीज रीस्टार्ट करी हम लोगों ने 2.0। ठीक है, तो साउंड बिट लाउड। ओके, ऑलराइट। चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एंड लेक्चर नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन तो मैंने रखा ही नहीं। चलो, तो आखिरी में ही बता देंगे जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर। ठीक है, उसको आखिरी में डील कर लेंगे। जो भी कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसको लास्ट में देखेंगे। ओके, वॉइस क्लियर है। एंड हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स तो जो कल के लेक्चर के थे वो आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं परमार एकेडमी ऐप पे। अगर आप जाएंगे तो पहले वाले नोट्स सभी के लिए फ्री हैं, लेकिन जो हिंदी के नोट्स बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअल में उनके फादर जी की डेथ हो गई है। ठीक है, ही इज़ नो मोर। जो उनके फादर हैं, एक्चुअली उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था काफ़ी टाइम से, एंड उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से वो अभी नोट्स नहीं बन पाए हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी के एक्चुअल में नोट्स वही बनाते हैं सारे बैच वाले या फिर जो भी होते हैं। तो इसी कारणवश हिंदी के नोट्स अभी आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मिल नहीं पाएंगे, टेम्परेरी तौर से हम देखते हैं कोई और जो हिंदी के नोट्स बना सकता है हमारी टीम में, तो उससे बनवा के आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जैसे ही वो रिज्यूम करेंगे तो फिर परमानेंट हो जाएंगे, कि उनके नोट्स काफ़ी शानदार टाइप होते हैं सोनू जी के। बाकी इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो आप लोगों के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पहले लेक्चर के नोट्स होंगे वो सभी के लिए फ्री होंगे, सो दैट आप एक बार देख सकें कि कैसे क्या हैं आपके नोट्स। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको देखने हैं। ऑलराइट, ओके। रिवीजन क्वेश्चन रखो। हाँ, अपन लोग पिछली वाली पीवाई की सीरीज़ में रिवीजन क्वेश्चन रखते थे स्टार्टिंग में। चलो, अगले लेक्चर से आपको रिवीजन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट्स को ऑफ़र लाती है। अब नोट्स में क्या ऑफ़र लाए यार? कौन सा ऑफ़र चला अभी? कौन सा कोई त्यौहार चल रहा है? कुछ है बताओ। चलो, तो शुरू किया जाए फिर आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन, और कल की तरह ही आपको आज का भी स्कोर एकदम देखते चलना है कि आपने कितना क्या स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप एकदम पकड़ बना के रखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, देन आखिरी के 5 आपके साइंस के। नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत को उपराष्ट्रपति बनने की आवश्यकता नहीं है? यानी कि इनमें से क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और आंसर दीजिए। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें सर, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। 40 साल की उम्र ना हो। 40 साल नहीं होता, ये 35 साल होता है, 35 ईयर से ऑफ एज। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए होती है न्यूनतम, मिनिमम। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल चाहिए होती है। आपको अगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, यानी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, यानी गवर्नर का, तो 35 ईयर्स ऑफ एज आपको चाहिए। यहाँ पर 40 लिखा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, और नॉट ही पूछा था। ठीक है, तो नॉट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, यही सेम चीज़ जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो सारी चीज़ें सेम होती हैं एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट इज राज्यसभा की जगह लोकसभा हो जाता है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये चीज़ हो जाता है प्रेसिडेंट के केस में, राष्ट्रपति के केस में। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति की, तो आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 73, वैसे तो अगर हम मेनली देखें तो 70 तक दिया हुआ है। ठीक है, 70 तक ही दिया हुआ है, 63 ऑनवर्ड्स।
और वाइस प्रेसिडेंट हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होता है? जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका हिस्सा कौन कौन होता है? तो उसका हिस्सा होता है हमारा सबसे पहले तो देश का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, देन उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, देन आ जाएंगे आपके अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट 63 से 70 तक है। 63 क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 63? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। जो पहला आर्टिकल होता है, जो पहला अनुच्छेद होता है, वो उस पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में हमें बताता है। जैसे कि हम प्रेसिडेंट के बारे में जब बात करते हैं तो 52 से 62 तक है प्रेसिडेंट के बारे में। तो 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 क्या बोलता है? कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे कि अभी कौन है? जगदीप धनखड़। तो आपने देखा होगा वो राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको वो कैरी ऑन करते हैं, उसको लीड करते हैं, वो उसको प्रिसाइड करते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर 65 में वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा। कब? ठीक है, कब? जब अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए या फिर एब्सेंसी हो जाए। इन केस ऑफ एब्सेंसी, अगर वो एब्सेंट हो प्रेसिडेंट, और वैकेंट हो जाए उसका ऑफिस। एब्सेंट और वैकेंट में अंतर पता होना चाहिए। एब्सेंट होता है टेम्पररी तौर से, मतलब है वो डेथ हो गया या तो रिजाइन दे दिया या तो उसको रिमूव कर दिया गया, वैकेंट हो गया वो। ठीक है, 66 किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। और कमेंट में आप बताएंगे कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन यानी कि जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। 67 की बात करेंगे तो इसमें टर्म दिया हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस। तो टर्म कितने साल का होता है जरा बताएंगे? तो इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही हिस्सा लेते हैं जो प्रेसिडेंट को हटाते हैं, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल एमपीज। यही लोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल एमपीज, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टर्म होता है 5 साल का। ठीक है, 68 की बात करेंगे तो 68 में दिया हुआ है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। अगर वैकेंसी हो गई है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, है ना, अगर वैकेंसी हो गई किसी कारणवश, है ना, वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, डेथ हो गया, रिजाइन दे दिया, तो उस केस में क्या मतलब कितने टाइम के अंदर आपको भरना है जो वैकेंसी हो गई, क्रिएट हो गई वो। 69 की बात करेंगे तो इसमें ओथ दिया हुआ है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है इसको जरा बताएंगे? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा ये आपको बताना। तो 69 तक ही हम देखेंगे। यहाँ पे ये लिस्ट लिखी हुई वाइस प्रेसिडेंट की। सबसे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट भी थे ये इंडिया के, लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी कि सबसे लंबे समय तक। ठीक है, 2 टर्म पूरे सर्व किए थे। ऐसे हामिद अंसारी ने भी वैसे 2 टर्म सर्व कर रखे हैं। जाकिर हुसैन थे, ठीक है, ये देश के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। ये जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे ये तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं और इनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डेथ हो जाती है। तब वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे और ये इनको प्रेसिडेंट बनना था, क्योंकि हमने देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का पद निभाएगा जब वो एब्सेंट या वैकेंट हो जाएगा, तो 65 आर्टिकल के तहत। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने बोला कि रिजाइन दे दिया इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना था। तो प्रेसिडेंट बाद में ये बन भी गए। तो ये चौथे राष्ट्रपति बनते हैं देश के, है ना, यानी कि जो उपराष्ट्रपति था वही बाद में राष्ट्रपति ही बन रहा है जाके, है ना। देन अगर हम देखें तो ये हमारा लिस्ट है पूरा। जो वेंकैया नायडू जी हैं 13th नंबर के थे और 14th नंबर के कौन है अभी? जगदीप धनखड़। और जो वेंकैया नायडू हैं ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो कि जन्म हुआ है जिनका इंडिपेंडेंट इंडिया में, आज़ाद भारत में। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीज़? आगे बढ़ते हैं। द कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड ये किस स्टेट में लोकेटेड है, किस राज्य में ये सिचुएटेड है आपके? सर जूम कर दीजिए। अच्छा अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? ठीक है, अभी आई थिंक, चलो अभी मैं जूम केयर ऑप्शन एक्चुअल में होता नहीं है पीपीटी में।
बिल्कुल सही है। अ, ना 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 ना, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं, ओके। वही मैं सोचूं चीफ जस्टिस क्या लिख रहा। इसका जो मैंने आपसे आंसर पूछा था, ओथ कौन दिलाता है, तो भाई ओथ चीफ जस्टिस नहीं दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोलार गोल्डफील्ड की अगर बात करें तो आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, तो एक्चुअली में वही केजीएफ है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में और कौन सी माइन है, हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, ठीक है। कोलार गोल्डफील्ड है जो कि अभी बंद हो चुकी है, और हुट्टी है। झारखंड में अगर हम देखें तो बहुत सारी माइंस हैं, जैसे कि कोल की भी माइंस हैं, ठीक है, मीका की भी माइन है, आयरन की भी माइन है, एंड कॉपर की भी माइन है। तो कोल की बात करेंगे तो झरिया है और बोकारो है, झरिया और बोकारो। मीका की बात करेंगे तो कोडरमा है। आयरन की अगर बात करेंगे तो नोआ मुंडी है, नोआ मुंडी। और कॉपर की अगर बात करेंगे तो घाटशिला है। ये सब कहाँ पर पड़ती हैं, झारखंड में, घाटशिला, ठीक है। एंड बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जितनी भी आपकी ये माइंस है यहाँ पे। अगला है हमारा विच द फॉलोइंग, और कुद्रेमुख भी ध्यान रखना, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कुद्रेमुख। ये आपकी फेमस आयरन ओर माइंस हैं, ठीक है। कुद्रेमुख का मतलब होता है जो हॉर्स शू शेप होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैसे। जो ये माइंस हैं ये हॉर्स शू शेप की हैं, इसलिए इनको कुद्रेमुख बोला जाता है, ठीक है। कुद्रेमुख ये आयरन ओर माइंस हैं, ये कर्नाटक में ही है, ठीक है, लॉ अयस्क। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। तो मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है। इट इज अ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन, इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। तो डिमांड कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व हमें ये बताता है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड वो कम होगी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। यानी कि अगर हम जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाते जाएंगे, मान लो टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहा है, फिर इसका प्राइस 20 हो गया, फिर 30 रुपये किलो हो गया, फिर 40 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, आप डिमांड कम कर दोगे। अभी अगर मान लेते हैं कि हो सकता है ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है और ये 4 किलो है, ठीक है। तो जब प्राइस 10 रुपये किलो होता है तो आप 4 किलो डिमांड करते हो। जब प्राइस 20 रुपये हो जाता है तो आप थोड़ा कम कर देते हो डिमांड को, ठीक है। आप क्या कर देते हो, कम कर देते हो डिमांड को। यहाँ पे आएगा जब 30 होगा तो आप और कम कर दोगे, 2 किलो कर दोगे। जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो और कम कर दोगे। यानी कि इस तरह से ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है, डाउनवर्ड कर्व बनता है, ठीक है। नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड कर्व बनता है, ये आपका डाउनवर्ड कर्व बनता है आपका ये, ठीक है। तो ये बात आपका सही हो जाएगा। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कंज्यूमर एट ईच प्राइस, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी तरह सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व ये आपका होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड लिखते हैं। अब क्वांटिटी की सप्लाई कौन करता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूस करता है। जैसे टमाटर अगर मैं उगाता हूँ, टमाटर का थोक विक्रेता हूँ मैं, ठीक है, तो सब्जी मंडी में टमाटर लेके जाता हूँ, तो जैसे मुझे पता चलेगा कि यार टमाटर का जो मूल्य है वो मुझे 10 रुपये, टमाटर का जो रेट चल रहा है 10 रुपये, तो मैं उतना इंटरेस्टेड होऊंगा नहीं, तो मैं कम ही प्रोड्यूस करूँगा। जैसे ही प्राइस और बढ़ेगा मैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। ये 1 है, ये 2 रुपये, 2 किलो है तो मैं 2 किलो प्रोड्यूस करूँगा। जैसे और प्राइस बढ़ेगा तो मैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे और अच्छा रेट मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व मिलेगा। कैसा कर्व मिलेगा, पॉजिटिव स्लोपिंग। ये कैसा कर्व है, नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड कर्व। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर कभी आपसे पूछ ले कि शिफ्ट और मूवमेंट क्या होता है कर्व में, तो मूवमेंट तो आपने जो अभी देखा ना, मूवमेंट कि जिस तरह से प्राइस चेंज होने पे आपकी डिमांड ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे इनकम को कांस्टेंट रखा है, हमने आपकी प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। हमने प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्सटीट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं उनका प्राइस सेम रखा है, हमने उनका चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मेरी इनकम भी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि यार मैं डिमांड कम ही ना करूं और ज़्यादा कर दूं। तो इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए प्राइस में चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड जब चेंज होती है तो उसको मूवमेंट बोलते हैं, ठीक।
लेकिन अगर हम प्राइस को उतना ही रखें लेकिन इनकम ऊपर नीचे करें, प्रेफरेंस इधर उधर करें, प्राइस ऑफ अदर गुड इधर उधर करें, तो उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो ये डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट होता है, जिसको हम राइटवर्ड या फिर आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, जब डिमांड इंक्रीज होती है तब। ठीक है, जैसे मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये कर्व। और लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व, जब इनकम मान लो गिर गई। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड में होता है दो चीज़ें, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है जैसे कि अगर चाय का दाम बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सब्सटीट्यूट हैं, या तो मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा। अगर चाय वाले को लगेगा यार चाय बहुत महंगी हो रही, तो चलो कॉफ़ी पीने लगते हैं, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कॉफ़ी की डिमांड? क्योंकि प्राइस ऑफ अदर गुड जो कि एक सब्सटीट्यूट गुड है टी, उसका प्राइस बढ़ गया इसलिए। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय और चीनी, चाय का प्राइस घट गया तो चीनी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग चाय ज़्यादा पीते हैं तो चाय में चीनी भी ज़्यादा डालते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक। और जहाँ पे ये सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों मीट करते हैं ना, डिमांड कर्व ऐसा है, सप्लाई कर्व ऐसा है, तो ऐसे इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्राइस, इक्विलिब्रियम, जहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जो इस प्राइस पे सप्लायर सप्लाई करना चाहता है और जो बायर है वो डिमांड करना चाहता है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका लैंड लॉक्ड, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? अब लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर से, सी वाटर से, फिर सी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनका नहीं है। तो कौन से दो कंट्रीज हैं? चिली तो यार अगर हम देखें तो बिल्कुल एकदम किनारे पे, अगर आप ध्यान से देखें ये रहा आपका चिली। ठीक है, ब्राज़ील भी यहाँ पर लैंड लॉक्ड नहीं है, इसका डायरेक्ट एक्सेस है समुद्र से, अगर हम देखें तो, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल। यहाँ पर आपका अर्जेंटीना भी है, यूरुग्वे भी है, कोलंबिया भी है, वेनेजुएला भी है, गयाना भी है, सेरेनेम भी है, फ्रेंच गयाना भी है, सारे देश हैं, इक्वाडोर भी है, बोलीविया नहीं है। अब देखो बोलीविया कहीं है समुद्र के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, पैराग्वे भी नहीं है, तो बोलीविया एंड पैराग्वे। अच्छा, साउथ अमेरिका में ही हमें देखने को मिलती है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, साउथ अमेरिका ही हमें देखने को मिलती है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। कौन सी है ये माउंटेन रेंज? ये है आपकी एंडीज माउंटेन रेंज, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में एंडीज है। यहीं पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का, और वो है माउंट एकोनकागुआ। और जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो, जिसका नाम है क्या? ओजस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में एंडीज माउंटेन रेंज में ही पड़ता है। क्या नाम है इसका? ओजस डेल सलाडो, ये दोनों के बॉर्डर में पड़ता है। कोटोपैक्सी जो है, माउंट कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है। ये भी एक क्या है? वोल्केनो है, माउंट कोटोपैक्सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो मार्स जो है, तो चलो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें डील कर लेते हैं। एक तो रोटेशन, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रोटेशन और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं रेवोल्यूशन। आई होप आपको ये पता होगा, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। जब एक प्लैनेट अपनी एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, उसको रोटेशन बोलते हैं। जब एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ में ऐसे चक्कर लगाता है सन के अराउंड, सूरज के इर्द गिर्द, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फास्टेस्ट किसका है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि स्लोएस्ट किसका है। ठीक है, तो फास्टेस्ट की जब हम बात करेंगे तो फास्टेस्ट रोटेशन, सबसे जल्दी अपनी एक्सिस पे कौन घूम लेता है? इट इज़ जुपिटर। यानी कि कौन सा प्लैनेट है जिसका एक दिन, क्योंकि हमें पता है कि रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है। और जो एक साल होता है, 1 ईयर, हम बोलते हैं ना कि एक साल 365 दिन में हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि एक चक्कर हमारी अर्थ ने कंप्लीट कर लिया। तो फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर का है, तकरीबन 10 घंटे या फिर 9.9 आवर्स में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। फास्टेस्ट और स्लोएस्ट रोटेशन की बात करेंगे तो सबसे देर में कौन घूमता है अपनी एक्सिस पे? तो इट इज़ वीनस। ठीक है, वीनस 243 डेज, 243 दिन लगाता है ये।
यानी 243 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने घंटे वीनस लगाता है एक रोटेशन पूरा करने के लिए। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो इट इज़ मरकरी, ठीक है। मरकरी का जो एक साल है वो 88 दिन में ही पूरा हो जाता है, 88 डेज में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मरकरी की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो हाईएस्ट है। एंड डू यू नो कि मरकरी में जो एस्केप वेलोसिटी है वो सबसे कम है और जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। आप में से कितने लोग को ये फैक्ट पता था? तो मरकरी हो जाएगा, ठीक है। और रेवोल्यूशन में यानी कि जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है उसका रेवोल्यूशन पीरियड सबसे कम है, और जो सबसे दूर है प्लैनेट दैट इज नेपच्यून यानी वरुण, ये बुध हो गया, ये वरुण हो गया आपका, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट है। कितना? 164 साल, 164 ईयर्स, ठीक। तो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, तो जुपिटर की सबसे ज़्यादा होती है और मरकरी की सबसे कम होती है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम जिस वेग से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को फेंकें तो वो एकदम एस्केप हो जाए वहाँ से। जैसे कि 11 अर्थ की अगर एस्केप वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, अर्थ का पलायन वेग की अगर बात करेंगे तो ये कितना होता है? और वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नोट्स हिंदी में मिल जाएंगे जॉनवी जी, मैं बता चुका हूँ पहले उसके रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा 1 डे 18 आवर्स। जुपिटर इज द प्लैनेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। और किन दो प्लैनेट्स के बीच में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी? बताइए जल्दी से, एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में देखने को मिलेगी? वीनस को ही हम क्या बोलते हैं? वीनस को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और इवनिंग स्टार बोलते हैं। एंड वीनस को ही हम ल्यूसिफर के नाम से जानते हैं। ल्यूसिफर क्यों? क्योंकि ल्यूसिफर का मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, लाइट को जो लाता है। आप ये समझ लीजिए कि इट इज़ दी ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे चमकीला ग्रह है। और इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, अर्थ का। जुपिटर की अगर बात करें तो मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं इसके पास, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है। जुपिटर का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है, ठीक है। और एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करेंगे तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट विद द सन, बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट। हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस ही हमारा सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म ग्रह भी यही है। बिकॉज यहाँ पर हमें थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। किसके? थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर के पास 4 बड़े सबसे मून हैं, उनको हम बोलते हैं, एक को लो, एक को यूरोपा, एक को कलिस्तो और गैनीमेड। ये सबसे 4 बड़े मून हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्तो। इनको हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी डिस्कवरी गैलीलियो गैलीलाई ने करी थी अपने टेलीस्कोप से। Which citizen of the Republic of India was awarded the Nobel Peace Prize in the year 2014? भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शांति पुरस्कार। अमर्त्य सेन तो भाई इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, तो इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में, 1998 में। सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए मिला था। किसके लिए? लाइट की स्कैटरिंग की डिस्कवरी करने के लिए 1930 में, 1930 में इनको मिला था फिजिक्स के लिए, जिसको हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, लाइट स्कैटरिंग, उसकी डिस्कवरी करने के लिए। और जरा बताइए इनको भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड कब दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी जी को ये मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में। किसके साथ? पाकिस्तान की कौन थी जिनके साथ ये मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ये पहले इंडियन थे जिनको कि नोबेल मिला, और इनको लिटरेचर के लिए मिला था। कौन सी लिटरेचर थी इनकी जिसके लिए मिला था? तो इनको मलाला यूसुफजई के साथ मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। और सीवी रमन जी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, पहले रेसिपिएंट थे। पहले रेसिपिएंट में 3 लोग थे, एक तो सीवी रमन थे, ठीक है, एक तो सीवी रमन जी थे, एक सी राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी, और एक थे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। इन तीनों लोगों को मिला था। और कब मिला था? 1954, ध्यान रखिएगा, 1954। और इनको मिला था गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो जो चित्रकला की मधुबनी शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? गुजरात, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान?
तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आई थिंक सभी को पता होगा मधुबनी ये ओरिजिनेट हुई कहाँ पर, बिहार में, है ना। और अभी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी भी पहन के आई थी निर्मला सीतारमन जी जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बिहार को इम्प्रेस भी तो करना था। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान की कौन सी पेंटिंग फेमस है, और उड़ीसा की कौन सी फेमस पेंटिंग है, महाराष्ट्र की कौन सी फेमस पेंटिंग है, वेस्ट बंगाल की कौन सी फेमस पेंटिंग है। तो राजस्थान की है फाड़ पेंटिंग, उड़ीसा की है पट्टचित्र, जो किस भगवान पे बेस्ड है ये पट्टचित्र, महाराष्ट्र में है वर्ली, और वेस्ट बंगाल में है काली घाट। काली मैया की पूजा होती है ना यहाँ पे, तो ऐसे याद कर सकते हो। ये पेंटिंग बेस्ड है लॉर्ड जगन्नाथ जी पे, लॉर्ड जगन्नाथ जी पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड Indian musician credited with popularizing the शहनाई received which honor from Government of India in 2001? शहनाई को लोकप्रिय बनाने वाले भारतीय संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला था? तो ही वॉज दी थर्ड म्यूजिशियन, ठीक है, थर्ड म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तीसरे म्यूजिशियन थे ये। पहले दो कौन थे जरा बताइए, फर्स्ट कौन थे और सेकंड कौन थे? तो भारत रत्न ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा 2001 में। फर्स्ट जो मिला था वो MS सुब्बुलक्ष्मी, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कही जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। इनको हम किस नाम से जानते हैं? क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक मतलब कर्नाटक संगीत, जो साउथ इंडिया का म्यूजिक है उसको हम बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनको मिला था 1999 में, 1999। और ये किससे संबंधित है जरा बताएंगे पंडित रविशंकर जी? और इनके ही शिष्य हैं जो अभी काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जिनका नाम है ऋषभ रिखीराम शर्मा, जो क्या बजाते हैं? सितार। और वो ऋषभ रिखीराम शर्मा इनके सबसे यंगेस्ट एक शिष्य हैं। शहनाई और कौन कौन बजाते हैं के एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं शहनाई के? तो अली अहमद हुसैन खान, ध्यान रखिएगा, अली अहमद हुसैन खान। वैसे तो मोस्टली आपसे पूछता है इन्हीं के बारे में ही, आपके जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, ठीक है। अली अहमद हुसैन खान हो गए, और पंडित अनंत लाल हो गए, पंडित अनंत लाल। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, इन्होंने 1947 में, 1947 में, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट में, लाल किला में इन्होंने शहनाई बजाई थी। और जो ईरान का तेहरान है, ठीक है, ईरान का जो तेहरान है वहाँ पे, ठीक है, इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी है, ठीक है। शहनाई में कितने होल्स होते हैं? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शहनाई में कितने छेद होते हैं। और इसको हम मंगल वाद्य के नाम से जानते हैं, मंगल वाद्य, क्योंकि मांगलिक का कार्य में जो मंगल कार्य होते हैं उनमें बजाई जाती है ना शहनाई। मत कब बजाई जाती है? जब शादी वगैरह होता है। होल्स कितने होते हैं इसमें? 7 होते हैं। और शहनाई एक तरह का, ध्यान रखिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसमें कि हमें हवा डालनी पड़ती है उसको बजाने के लिए। तो सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, दैट इज गोपिका वर्मा इज अ क्लासिकल डांसर ऑफ। तो गोपिका वर्मा किसकी शास्त्रीय नृत्यांगना है? मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी? गोपिका वर्मा। तो हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांसेज हैं। होप सभी को पता होगा हमारे टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लासिकल डांसेस की अगर नंबर की बात करें तो टोटल 8 हैं, ठीक है। उनमें से मोहिनीअट्टम है कहाँ से? आपका केरल से। तो केरल से 2 हैं, एक तो मोहिनीअट्टम है और दूसरा कौन सा है? कथकली, ठीक। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है ना। और मतलब नॉर्थ इंडिया का यही एक मेजर क्लासिकल डांस है कथक। मणिपुरी की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मणिपुर से ही होगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पूछ रहा है गोपिका वर्मा किससे हैं? तो ये मोहिनीअट्टम से हैं। मोहिनीअट्टम आप बताएंगे कि जो हमारा पंचतत्व होते हैं उनमें से किस एलिमेंट पे बेस्ड है मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम के जो एक्सपोनेंट है उनको हम इस तरह से याद करते हैं कि मोहिनी एक लड़की है, उससे आप बोल रहे हैं गोपी मोहिनी, तो गोपी के कान में जाके सुना, क्या सुना?
जय राधा कृष्ण की अम्मा, ठीक है, जय राधा कृष्ण की अम्मा, ऐसे करके इसके हम याद करते हैं एक्सपोनेंट कि मोहिनी से आपने बोला है कि मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा, तो गोपी से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर, जय से जयप्रभा मेनन, कृष्णा से पल्लवी कृष्णन, और अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा। ये सबसे फेमस एक्सपोनेंट है इसकी, कल्याण कुटी अम्मा जी। तो बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एयर एलिमेंट को दर्शाता है, ठीक है, एयर को। मोहिनी, मोहिनी का ही रूप तो धारण करके गए थे विष्णु जी, जब वही अमृत कलश है ना, जो कुंभ था, जो इसमें अमृत था, तो अमृत असुरों के हाथ में लग गया था, तो उस अमृत कलश को लेने के लिए इन्होंने एक लड़की का वेश धारण किया था और फिर असुरों से उन्होंने इसको अमृत को लिया था, अमृत कलश को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। विच टाइप ऑफ सीड्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के बीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। फायर, भरतनाट्यम, एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है। एयर, डांस ऑफ एंशिएंट, यस, अनुष्का सिंह, ऑलवेज गुड एड ऑन, ठीक है। तो डांस ऑफ एंचेंट्रेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य होता है भाई। असुरों को मंत्र मुग्ध ही तो करना था, सो दैट वो अमृत कलश मिल सके। तो डांस ऑफ एंचेंट्रेंस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा। विच टाइप ऑफ सीड प्लेड रोल इन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो दीज वुड बी HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब था क्या, आपको पता है कि इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। हमारे पास गेहूं, खाने के लिए गेहूं चावल तक नहीं होते थे। तो फिर हमने क्या किया, HYV सीड्स को इंपोर्ट किया। पहले हम PL 480 स्कीम, इसका मतलब होता है पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत USA से इनको खरीदते थे। USA वाले इनको अपने सुअरों को डालते थे, सुअरों को खिलाते थे ये। तो फिर हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और HYV सीड्स, आपसे कभी कभी पूछ लेता है HYV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले इन HYV सीड्स का यूज़ किया था नॉर्मन बोरलॉ ने। नॉर्मन बोरलॉ, जिनको कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको आई तो पता होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं इनको। इन्होंने सबसे पहले इसको मेक्सिको और बाकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपकी पनामा हो गई, निकारकागुआ हो गई, यहाँ पर इन सबको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मेक्सिको वगैरह में। और बाद में ये इंडोनेशिया में भी आई, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मेक्सिको, यहाँ से हमने इन HIV सीड्स को इंडिया में लाए और अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर पूरी बात के बारे में बात करें तो ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो ये टर्म दिया था विलियम गॉड ने, ठीक है। विलियम गॉड ने ये टर्म रखा था। फादर नॉर्मन बोरलॉ को बोलते हैं। इंडिया में फादर इसको किसका बोलते हैं? तो इंडिया में बोलते हैं MS स्वामीनाथन को। कमेंट में बताएंगे नॉर्मन बोरलॉ को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, पीस के लिए। कब दिया गया था इनको ये नोबेल पीस प्राइज? ठीक है, तो इतना ही रखें या फिर बाकी हम फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे देखेंगे कि कितने फेज़ में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और सारी चीज़ें, ठीक। और इससे हमने क्या किया, मेनली इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड किसकी लाई गई थी? तो ये गेहूं की, यानी कि वीट की और राइस की। तो गेहूं और चावल की। ये क्वेश्चन अभी आपके CGL मेंस में बना था और 1970 में इनको मिला था। सर हिंदी नोट्स नहीं मिलेंगे यार आमिर जी, मैं बता चुका हूँ कि जो हिंदी नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनके फादर जी की अभी डेथ हो गई है, ठीक है, आज ही, तो इस वजह से वो नोट्स नहीं बन पाए आपके। द कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया हैव टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज बिफोर लेंडिंग लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। दिस इज कॉल्ड दी। तो कमर्शियल जो बैंक्स होती हैं, जैसे SBI आपने सुना होगा, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, तो इन लोगों को क्या बोलता है RBI कि सुनो बेटा, अब चलो फिर तुम्हें बता ही देते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी हम लोग को इकोनॉमिक्स ही चल रहा है, तो आप में से हो सकता है काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हो इकोनॉमिक्स। तो ये बैंक होती है, ठीक है। मान लो कि SBI है ये, ठीक है, SBI है ये। तो इसमें हम लोग जब पैसा जमा करने जाते हैं तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, देयता होती है। जिस किसी को पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसा यहाँ से ले जाता है लोन के तौर पे। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर 100 रुपये दिए, तो यही 100 रुपये क्या करता है, जो बैंक होता है वो घुमा देता है। उदाहरण के तौर पर 100 रुपये लिए हैं, दे देगा जिसको चाहिए होगा। ये जो हमने पैसा दिया इसको, ये बैंक के लिए उसकी देयता है, लाइबिलिटी है, और ये जो उसने बैंक ने पैसे दिए लोन पे वो उसका एसेट है,
ठीक है। लेकिन है क्या कि बैंक आरबीआई जो क्या बोलता है बैंकों को कि भाई तुम्हें सारा पैसा नहीं देना है, क्योंकि बैंक तो चाहते ही हैं कि वो सारा पैसा लोन में दे दें क्योंकि उससे उनको कमाई होती है। लेकिन आरबीआई बोलता है नहीं, सारा पैसा नहीं देना है, कुछ पैसा आपको रिजर्व के तौर पे रखना है। ठीक है। तो बैंक लोग क्यों कमाई करते हैं, कैसे कमाई करते हैं? 100 रुपये उठा दिया, हम लोगों को दे रहे हैं ब्याज 5%, लोन पे उठा रहे हैं 9% पे, तो जो बीच का 4% है वो बैंक रखता है और ये बैंक का स्प्रेड कहलाता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को, यानी कि जो ये मार्जिन होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड क्या हो गया? बैंक का प्रॉफिट। तो आरबीआई बोलता है नहीं, अपने पास भी कुछ संभाल के रखो, अगर मान लो एकदम से जरूरत पड़ गई तो फिर कहाँ से लाओगे सब अगर लोन में दे दोगे। तो आरबीआई बोलता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ये तो बोलता ही है, लेकिन साथ ही साथ बोलता है रिजर्व मेंटेन करके रखिए। तो कुछ पैसा कैश में रखने के लिए बोलता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, और कुछ पैसा बोलता है कि आप कैश, गोल्ड और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये CRR और ये है SLR। समझ में आई बात? तो कैश में इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है बैंक को, नो इंटरेस्ट रेट। इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि अगर मैंने सोना खरीद के रखा है तो उसका दाम धीरे धीरे बढ़ेगा। मैंने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी, उसका दाम धीरे धीरे बढ़ेगा, कैश का तो बढ़ता नहीं है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि क्यों ये रिजर्व रखने पड़ते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो धन गुणक होता है, धन गुणक बोले तो मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, कि मनी कितने से मल्टीप्लाई होगी, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैश रिजर्व रेशियो के। यानी जितना ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो बोलेगा आरबीआई कितना रखना है, तो उतना ही कम पैसा बैंक लोन में घुमा पाएंगी, उतना ही कम पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब है जैसे 100 रुपये बैंक ने इस बंदे को दिए जो लोन लेने के लिए आया था, इसने क्या किया, इसका 400 बना दिया, तो मनी मल्टीप्लाई हो गई ना 4 गुना से। अब अगर आरबीआई बोल देगा कि नहीं, आधा पैसा तुम अपने पास रखो, इसको लोन पे नहीं उठाओगे तुम, तो 50 रुपये इसको मिल पाते, और 50 का मान लेते हैं मान लो कि 50 का हो पाता 100 रुपये, तो 2 गुना ही हुआ ना, यानी उतना मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। या फिर अगर मान लो 4 गुना भी हुआ तो भी 200, उतना तो मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? RRR यानी राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चैटर्जी, आत्माराम पंडुरंग, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करेंगे तो 1814 में इन्होंने बनाया था आत्मीय सभा। यही बाद में बन गया था क्या? यही बाद में बन गया था 1828 में ब्रह्मो समाज। पहले तो ब्रह्मो सभा था, बाद में ब्रह्मो समाज बन गया। राजा का टाइटल इनको अकबर दी सेकंड, अकबर द्वितीय ने दिया था, और इनके कुछ किताबें वगैरह ध्यान रखना, जैसे संवद कामुदी, मिरातुल अखबार। कमेंट में आपको यह बताना है कि इन्होंने किस प्रथा का अंत करवाया था। मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये सब ध्यान रखना है, ये राजा राम मोहन रॉय जी से एसोसिएटेड है। इन्होंने सती के एबॉलिशन में बड़ा की रोल प्ले किया था, सती के एबॉलिशन में, सती प्रथा को अंत करने में। प्लस राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्मो समाज थी, इसी में ही 1839 में, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पापा थे। 1839 में इन्होंने क्या किया था, तत्वबोधिनी सभा बनाई थी, और एक पत्रिका भी निकाली थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी सभा। ये किसने बनाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और ये इन्होंने मर्ज कर दी थी, मिला दी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको मिला दिया था, किसमें? ब्रह्मो समाज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक। बंकिम चंद्र चैटर्जी, आपको पता है इन्होंने वंदे मातरम, जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, वो लिखा था, वंदे मातरम, है ना। और ये आनंद मठ जो इन्होंने रचा था, ठीक है, आनंद मठ जो लिखा था उसी में ये वंदे मातरम था। और इसी आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी रेबेलियन, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। जो सन्यासी रिवोल्ट है उसके बारे में भी इन्होंने आनंद मठ में ही चर्चा करी थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या? वो होगा आत्माराम पंडुरंग। कब बनाया था प्रार्थना समाज को? 1867 में, 1867 में। कहाँ पर बनाया था? महाराष्ट्र में बनाया था, महाराष्ट्र में। कौन कौन इसके और मेंबर थे? तो 1870 में, 1870 में MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने इसको ज्वाइन किया था। साथ ही साथ केशव चंद्र सेन ने भी इसको ज्वाइन किया था, केशव चंद्र सेन।
मैंने ब्रह्मो समाज को भी ज्वाइन किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको ज्वाइन करवाया था। अब उसके मैं ज़्यादा डीप पे जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ही आपका एक परमहंस मंडली बनता है, इसको कौन बनाता है? ये भी आपका बनता है महाराष्ट्र में ही, परमहंस मंडली। बताओ जल्दी से, ये कौन बनाता है, कब बनाता है? और स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा कर लें क्या? कर ही लेते हैं फिर, अगर लिखा हुआ है उनके बारे में तो। विवेकानंद, तो इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इनका जन्म यानी कि बर्थ, इनका डेथ, इनकी फेमस स्पीच वो कब दी थी, कहाँ दी थी, इन्होंने जो एक एसोसिएशन बनाया था वो, और इनका रॉक मेमोरियल वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। परमहंस मंडली की बात करेंगे 1840, वैसे तो 1849 कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन 1840 आपको याद करना है, ठीक है। 1849 भी ध्यान रखिएगा, अगर 40 नहीं होगा तो 49। इसको बनाया था दादोबा पंडुरंग ने, उसको आत्मा पंडुरंग और इसको दादोबा पंडुरंग, और ये भी महाराष्ट्र में ही बनता है, ठीक है। बर्थ की बात करेंगे तो 12 जनवरी, 12 जनवरी 1863, 1863, इस दिन हम क्या मनाते हैं? डेथ कब हुई थी इनकी? तो 4 जुलाई 1902 को उनकी डेथ होती है। स्पीच की बात करेंगे तो शिकागो में इन्होंने दिया था अपना स्पीच 1893 में, 1893 में। बात अगर करें इनका एसोसिएशन तो ये है रामकृष्ण मूवमेंट, जो उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे इसको चलाया था, रामकृष्ण मूवमेंट। कब इसकी शुरुआत करी गई थी? तो 1 मई 1897 को इसकी शुरुआत करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इसका हेडक्वार्टर था बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में। रॉक मेमोरियल इनके नाम से है तमिलनाडु में, और इनका जो मूल नाम था वो तो क्या था, इनका ओरिजिनल नेम तो वो इनका था नरेंद्रनाथ दत्ता, ठीक है। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था, ये आप बताएंगे कमेंट में। In which year was the Environmental Protection Act (EPA) was passed by the Parliament of India? 1986, 1975, 1972 या फिर 1951? 1951 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन शॉर्ट आरपीए के नाम से जाना जाता है ये। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है उसको पास किया गया था, प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर मैंने क्या पूछा था, हाँ, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनके गुरु का मूल नाम था, ओरिजिनल नेम था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द धुआंधार फॉल्स? इनमें से कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तापी, नर्मदा, गोदावरी या फिर महानदी। तो धुआंधार और यस आनंद चौहान ने बिल्कुल सही ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पर हमने सन्यासी रेबेलियन के बारे में ऐड किया था आनंद मठ में। वैसे जो इंडिगो रेबेलियन है जो 1859 में हुआ था, 1859 में, उसमें नील दर्पण जो प्ले है उसको लेके वो दीनबंधु मित्रा ने बनाया था, है ना, जो नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। तो जब आएगा तो हम देखेंगे, जब चंपारण आएगा तो वो देखेंगे, अगर वो आएगा तो चंपारण देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर। तो चलिए, धुआंधार और कपिलधार किस में है आपकी? नर्मदा में। अगर मैं हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया की बात करूंगा तो कौन सी होगी? सेकंड हाईएस्ट कौन सी होगी और कहां पर है? देन आपको बताना है कि दूध सागर वाटरफॉल कहां है, हुंड्रू वाटरफॉल कहां पर है, चूलिया वाटरफॉल कहां पर है। तो हाईएस्ट की जब बात करेंगे तो ये आपका होगा कुंचिकल वाटरफॉल, कर्नाटक में है और वराही रिवर पे है ये। सेकेंड हाईएस्ट की बात करेंगे तो जॉग वाटरफॉल, जॉग या फिर गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, वाटरफॉल, ये आपकी शरावती रिवर पे है। शरावती, दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही आपके कर्नाटक में है, ठीक है। दूध सागर, तो दूध मांडवी पी रही है गोवा में जाके, तो मंडोवी रिवर में है, कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। एंड और जो आपका मोरमुगांव पोर्ट है गोवा में, वो किस रिवर की ईस्चुरी में बना हुआ है? ज्वारबद्ध उन्मुख में बना हुआ है। हुंड्रू आपका स्वर्ण रेखा पे है, झारखंड में, स्वर्ण रेखा इन द स्टेट ऑफ झारखंड। चूलिया आपका चा से चूलिया, चा से चंबल, ठीक है, चा से च्यवनप्राश, है ना, तो चंबल। और ये कहाँ पर है आपका? ये एमपी में, ठीक है। और क्या था मैंने पूछा था आपसे? हाँ, तो जुआरी रिवर के ईस्चुरी में है आपका, जो गोवा की ही नदी है उसमें आपका जो मोरमुगांव पोर्ट है वो आपका यहीं पे है, ठीक है, गोवा में। क्लियर?
और वर्ल्ड की हाईएस्ट कौन सी है? और ध्यान रखना जो चित्रकूट है ना, चित्रकूट वाटरफॉल, तो चित्रकूट वाटरफॉल है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और चित्रकूट को नायग्रा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, नायग्रा ऑफ इंडिया। नायग्रा ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा, मतलब सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट है आपका एंजल वाटरफॉल, जो कहाँ पर है एंजल? ये आपका पड़ता है वेनेजुएला में। ऑलराइट, अगला है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी को बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की? 51A है, 370 है, 343 है, फिर 80 है? बताइए जल्दी से। तो 51A तो बिल्कुल नहीं होगा, 1977 25 जून, ठीक है। तो आर्टिकल 51A तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में आपसे सवाल पूछूंगा नहीं, है ना, कि किस अमेंडमेंट से आपको बताना है तो बता सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम अलग से करने वाले हैं। अभी के लिए आप बता सकते हो इनको हमने किस कंट्री से बोरो किया है और किस अमेंडमेंट से इनको ऐड किया है, बस आप इतना ही अच्छा बता सकते हो। 370 को रिपील किया जा चुका, जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। 343 ये हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है यूनियन की। कल हमने देखा था पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 80 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 80 में ये राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिखी हुई है कि उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो कितनी होगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी हो सकती है 250, जिसमें कि 238 यानी कि 238 इलेक्टेड होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे यानी कि नामित होंगे। इन 12 को नॉमिनेट कौन करता है? इन 12 नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। और कौन कौन सी फील्ड में ये नॉमिनेट होते हैं ये आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर, कल देखा था हमने 120, और इसमें हमें 90 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 210, ठीक है। कि पार्लियामेंट में यूज़ होगी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, और उसमें लिखा था कि 15 साल तक इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी और 15 साल के बाद उसको हटा देना है, लेकिन सक्सेसिव अमेंडमेंट कर करके उसको अभी तक कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो इसको नॉमिनेट किया जाता है लिसैस में, ठीक है। लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, आर्ट यानी कला, और सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा। तो इन क्षेत्रों में नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट 12 मेंबर को, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज दी समर सॉलिस्टिस फॉल्स? निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत पड़ता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 21 जून? समर सॉलिस्टिस। नाउ व्हाट इज दिस सॉलिस्टिस या फिर इक्विनॉक्स? हम दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक तो अयनांत यानी सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स यानी कि विषुव, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो हमारी जो अर्थ है जब सन के अराउंड, ठीक है, तिलक लगा दें, तो जब सन के अराउंड जो है हमारी अर्थ जब घूमती है, तो क्योंकि वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सिस एंड फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल प्लेन कितना टिल्टेड है जरा बताना। तो 23.5 डिग्री। अब ध्यान से आपको ये चीज़ समझना है कि जो सीजन्स होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं, जो विंटर, समर और ये सब होता है आपका, तो ये सीजन्स दो चीज़ों की वजह से होते हैं। एक तो परिक्रमण दैट इज रेवोल्यूशन, प्लस जो अर्थ का टिल्ट है ऑन इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री का, दो चीज़ों की वजह से। अब ये जो टिल्ट है ना, इसकी वजह से ही क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है और जो हमारा सन है, उसकी डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पड़ती हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, ये जैसे हमारा अर्थ है, तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये हमारी विषुवत रेखा, ठीक है। तो अर्थ की जो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो इन्हीं दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ती है, इसके बियॉन्ड नहीं जाती है। तो जब अर्थ की डायरेक्ट रेज जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ रही हैं 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, तो उसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, यानी क्या बोलेंगे, शीतकालीन अयनांत। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही होंगी, ठीक है, ये मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो उसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। ये दिन होता है 21 जून का और ये दिन होता है
22 दिसंबर का। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि हमारा जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो आपको पता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से होकर गुजर के जाती है इंडिया के, तो इंडिया पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जो लॉन्गेस्ट डे नदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध, और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे छोटी रात वहीं पे। अगर हम 22 दिसंबर की अगर बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डे होता है इस दिन, और सबसे लंबी रात होती है, शॉर्टेस्ट डे। ठीक, अब 2 दिन ऐसे होते हैं साल में जहां पर पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ में इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, उसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। एंटायर अर्थ जब एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज एंड नाइट्स, एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। यहाँ पे तो नहीं है ना, समर सॉलिस्टिस में तो नदर्न हेमिस्फीयर वालों को लंबा दिन मिल रहा है, छोटी रात मिल रही है, और विंटर सॉलिस्टिस वाले केस में सदर्न हेमिस्फीयर वालों को लंबी दिन मिल रहा है और छोटी रात मिल रही है, और नदर वालों को इसका उल्टा। इक्विनॉक्स में सब हर जगह इक्वल डेज इक्वल नाइट, और ये 2 दिन होते हैं इक्विनॉक्स, एक तो 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। जो 21 मार्च को होता है उसको वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, और जो 23 सितंबर को होता है उसको ऑटमनल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो समर सॉलिस्टिस कब होता है? 21 जून को, और सॉलिस्टिस का मतलब क्या है ये भी आप समझ गए। ठीक है, और इसी के तहत अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसमें 6 महीने तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका देखें तो 6 महीने तक अंधेरा रहता है। ठीक है, अंधेरा रहता है यहाँ पे, तो 6 मंथ यहाँ पर नाइट, और देन उजाला भी एक्सपीरियंस करते हैं 6 महीने तक। ये बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये जो 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। इसको भी बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसको भी बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन जो होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, 6 महीने दिन और 6 महीने रात को एक्सपीरियंस करते हैं। Who among the following was a Roman Catholic missionary who worked in Bengal for the majority of his or her life? निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिसने अपने अधिकांश जीवन बंगाल में काम किया? किसने किया? तो ये मदर टेरेसा ने किया। और जरा बताइए कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला? क्यों? क्योंकि शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट द नोबेल प्राइज। फर्स्ट विमेन कौन है, कोई बताएगा? फर्स्ट विमेन कौन थे जिनको नोबेल मिला? तो नोबेल प्राइज इनको कब मिला? 1979 में, 1979 में मिला। और फर्स्ट होंगी आपकी मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और शी वॉज दी फर्स्ट वेमेन, और फर्स्ट पर्सन भी थी। ठीक है, फर्स्ट वेमेन भी थी और फर्स्ट पर्सन भी थी जिनको कि नोबेल से नवाजा गया था। कब? 19 क्या लिख दिया यार मैंने, ये नोबेल 1979 मिला था, फर्स्ट वेमेन। ठीक है, फर्स्ट वेमेन तो मैरी क्यूरी। कब मिला था इनको? 1903 में, 1903 में इनको नोबेल मिला था प्राइज़। ठीक है, फिजिक्स के लिए, बिकॉज इन्होंने रेडियो एक्टिविटी में काम किया था इन्होंने काफ़ी, है ना, रेडियो एक्टिविटी को लेकर। राइट, आगे बढ़ा जाए। 18th, द बुक योर बेस्ट डेज टुडे, यानी कि आपका जो बेस्ट सबसे बढ़िया दिन है वो आज ही है। कितनी अच्छी लाइन है ना। तो वो किसने लिखी है? बुक ये पोप फ्रांसिस ने, गौरी खान ने, अनुपम खेर ने, या फिर मीना अय्यर ने? तो ये बुक लिखी गई है बाई अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, कल हमने जो बुक्स मतलब पढ़ी थी उनको रिकॉल करें तो अनटचेबल किसने लिखी? उन्होंने लिखी जिन्होंने स्वॉर्ड एंड सिकल लिखी, स्वॉर्ड एंड सिकल लिखा जिन्होंने, स्वॉर्ड एंड सिकल। ठीक है, और मैंने कौन सी बुक बताई थी आपको? और मैंने आपको बुक बताई थी, अगर आपको याद हो तो, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। और मैंने आपको बताया था ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान हमने देखा था, प्लस और क्या देखा था? ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो पूरा मत एक्सपेक्ट करना। तो ये लिखा था MRA, दैट इज मुल्क राज आनंद जी ने। और कौन सी इनकी एक थी? टू लीव्स एंड अ बर्ड भी इनकी थी। और ये थी RK नारायण की। RK नारायण की एक और मैंने आपको बताई थी, द गाइड, द गाइड भी नहीं की है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रुथ, लव, लिटिल मैलिस, ये
खुशवंत सिंह की है, खुशवंत सिंह। ठीक। 19th, which of the following rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them? निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? बताइए। पानी ग्रहण कर लें थोड़ा सा। हाँ जी। तो तब तक, जब तक मैं आपको रॉक का फॉर्मेशन बताता हूँ, तब तक आप ये बताओ रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं एंड रॉक की एज को कैसे निकालते हैं। तो होता क्या है कि जो अंदर मैग्मा या लावा भरा हुआ है हमारी अर्थ के इंटीरियर में, तो वही जब बाहर आता है तो रॉक बनता है। ठीक, इतना बात आपको पता है। यानी कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जब मैग्मा अंदर होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, बाहर आता है तो लावा बन जाता है। तो जब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, जब वो जम जाता है, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से ही कौन सी हमारी चट्टान बनती है? बनती है इग्नियस रॉक, जिसको कि प्राथमिक चट्टान या फिर प्राथमिक चट्टान भी ही बोलते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक। क्लियर हो गया। अब इस इग्नियस रॉक पे अगर मान लेते हैं इरोजनल एजेंट्स काम कर रहे हैं, अपर्दन वाले कुछ एजेंट काम कर रहे हैं। इरोजनल एजेंट मतलब विंड, हवा चली, पानी, वाटर, ग्लेशियर, तो ये सब क्या करते हैं? तोड़ देते हैं इस चट्टान को। तोड़ के इसके सेडिमेंट यानी कि इसके जो छोटे छोटे पत्थर आप बोल सकते हैं, वो डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, और उनका होगा लिथिफैक्शन और वो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी? जो छोटे छोटे पत्थर थे उनका लिथिफैक्शन जो हुआ था, उससे सेडिमेंट्री रॉक बनी थी। लिथिफैक्शन मतलब कॉम्पैक्शन, यानी कि छोटे छोटे आपके पत्थर हैं, सेडिमेंट है, अवसाद हैं, तो उनसे जम के उनसे वो चपक गए तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। तो इसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब क्योंकि आप सोचो कि ये लेयर बाय लेयर बने होंगे, तो पहली बात तो ये लेयर्स में एग्जिस्ट करती है ये जो रॉक होती है, तो उसी लेयर के बीच में हमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म देखने को मिल जाते हैं। जीवाश्म में क्या होते हैं? फॉसिल क्या होते हैं? पुराने पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, उनके हमें अवशेष देखने को मिल जाते हैं। अब इस रॉक में यानी इग्नियस में या फिर सेडिमेंट्री में अगर हम कर दें PVT चेंजेस, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें, प्रेशर एकदम से बहुत इंक्रीज कर दें, तो ये बन जाती है, यानी इन रॉक का फॉर्म चेंज हो जाता है। और अंग्रेजी में चेंज इन फॉर्म को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, तो वहीं से नाम पड़ा मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में बोलते हैं कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान, क्योंकि इनका जो रूप है कायाकल्प हो चुका है इनके रूप का। ठीक है, तो कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। ठीक, इससे दो टर्म एसोसिएटेड ध्यान रखियो, लीनिएशन, जहां पर रॉक में लाइंस देखने को मिल रही हैं, एंड लीनिएशन या फिर फोलिएशन भी बोलते हैं, फोलिएशन। और एक है आपका टर्म बैंडिंग। बैंडिंग का मतलब होता है जहां पर हमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड देखने को मिलती है चट्टान में, रॉक में, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कुछ, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या? फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती है? तो मैंने बोला ये वोल्केनो है, मैग्मा बाहर आया, जम गया, तो इग्नियस रॉक बन गई। लेकिन अगर अंदर ही अंदर ये मैग्मा जम जाए तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। किसकी? रॉक की। फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? और इसकी एज कैसे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग, जहां पर हम कार्बन के C14 आइसोटोप का यूज करते हैं, समस्थानिक का। स्टडी को इसको बोलते हैं पिलियंटोलॉजी। पिलियंटोलॉजी, इतना चीज ध्यान रहेगा। एंड इग्नियस के अगर एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखूं तो दैट वुड बी गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड प्यूमाइस। याद रहेगा। सेडिमेंट्री ध्यान रखना 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। 3 फॉर्म कौन सी हैं? केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड मैकेनिकली फॉर्म्ड, अगर कभी पूछ ले। ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मेटामॉर्फिक के मार्बल, क्वार्ट्जाइट
चेस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज कोई रॉक नहीं होती है, क्वार्ट्ज इज नॉट अ रॉक, ये एक मिनरल होता है, ध्यान रखना। क्वार्ट्ज कोई रॉक नहीं होती, क्वार्ट्जाइट है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री में ही अगर हम पीवीटी चेंज करवा देते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, उसका कायाकल्प चेंज हो जाता है। क्या मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर इसमें इरोजनल एजेंट काम कर जाएं, हवा, पानी और ग्लेशियर, तो उसके अवसाद बन जाएंगे सेडिमेंट, और वो इकट्ठा होकर लिथेफैक्शन होगा सेडिमेंट्री। क्या मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री इग्नियस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जब ये चट्टान, अब ये मैं पता नहीं आपको पता है तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप रट्टा मारो जिंदाबाद, कि प्लेट आपस में जब मिलती हैं तो एक प्लेट नीचे चली जाती है। प्लेट है क्या? चट्टान ही तो है। तो ये जब मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री जब एक नीचे धंसेगी तो ये कांटेक्ट में आएगी लावा के या फिर मैग्मा के, और वो उसको पिघला देगी, और जब पिघला देगी तो वो क्या बन जाएगा? लावा बनेगा। लावा फिर से बाहर निकलेगा और फिर से इग्नियस रॉक बन गया। तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से भी इग्नियस बन सकता है, और इस पूरे चक्र को बोलते हैं रॉक साइकिल। And the last GK question is this: Dash is the largest producer of bauxite in the world. दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है, या फिर इंडिया है? तो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और इंडिया तो नहीं है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया में कौन सा है बॉक्साइट का? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है ओडिशा। ओडिशा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसकी ओर है? किस मेटल की ओर है ये बॉक्साइट? तो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ अयस्क, किसकी है? एल्यूमिनियम की। क्या आपको पता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो स्टील से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है। साउंड की स्पीड हाईएस्ट होती है इसमें, और इसको हम एयरक्राफ्ट बनाने में भी यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी लाइट मेटल होता है ये, ठीक है। और एल्यूमिनियम की जो कुछ, अगर मैं बात करूँ माइंस वगैरह, ठीक है, माइंस किसकी? बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट की माइंस आपको, जैसे लोहार डागा है, लोहार डागा कहाँ पर पड़ता है ज़रा बताइए? लोहार डागा माइंस है। पंचपट माली है, कहाँ पर पड़ती है? पंचपट माली। और जामनगर है, जामनगर कहाँ पड़ती है? तो अगर हम बात करेंगे तो लोहार डागा आपकी झारखंड में है, जेके इन शॉर्ट शायद आपको याद रहेगा इससे, ठीक है। ओडिशा, पंचपट माली जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। जामनगर आपका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। अगला है, अब आते हैं साइंस पे। तो 20 में आपने कितना स्कोर किया जल्दी से आप बताएंगे? 20 में आपका कितना क्या स्कोर रहा, जल्दी से सभी लोग बताइए। हिंदी में PDF अवेलेबल करवा दीजिए सर। बस आते हो यार तुम लोग, कमेंट करके निकल जाते हो। कम से कम 3-4 बार लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन ना बार बार वही हिंदी में अवेलेबल करवा दीजिए, हिंदी में अवेलेबल करवा दीजिए, हैं। अगर शुरू से आए होते लेक्चर में तो ये क्वेश्चन पूछना पड़ता तुमको। हम बार बार तो रिपीट करेंगे नहीं सेम चीज़ को। 18 आए हैं, ओके। आकाश के 14 हैं, 19 हैं दीपेंदु के, 6 तुषार, 14 रोहित, प्रिया 15, काजिम 14, लाल मिश्रा 15, रघुपति 15, ओके। अब साइंस से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7। सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनता है जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो वो सॉल्ट बनता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? उदासीकरण अभिक्रिया, फिर अंग्रेजी में बोले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। जैसे मान लो मेरे पेट में एसिडिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि एसिड ज़्यादा रिलीज हो गया। कौन सा एसिड रिलीज होता है जरा बताइए पेट में? कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में। तो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड खाए जाते हैं। एंटासिड वो होते हैं जो पेट की एसिडिटी को कम कर देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, है ना। बेकिंग पाउडर हो गया, तो ये सब हम लेते हैं तो ये एंटासिड के तौर पे बिहेव करते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब ये सॉल्ट एसिडिक होगा बेसिक, ये डिपेंड करेगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग था या फिर बेस स्ट्रॉन्ग था। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट एसिडिक होगा, pH वैल्यू 7 से कम होगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग था और एसिड वीक था तो फिर सॉल्ट बेसिक होगा। अगर मान लो दोनों स्ट्रॉन्ग थे और अगर दोनों वीक थे तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना ये, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बेसिक नेचर का होगा, यानी pH 7 से ज़्यादा होगा। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे और अगर दोनों ही वीक हुए तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, यानी pH 7 होगा,
आपको ये बात आई थिंक पता होगी कि पीएच स्केल में 7 से कम मतलब होता है एसिड, और पीएच स्केल में 7 से ज़्यादा का मतलब होता है बेस यानी क्षार, है ना। तो पता होगा 7 इज़ अ न्यूट्रल वैल्यू। और पीएच में जरा पी का मतलब बताइए क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में। दूसरा स्टेटमेंट इज सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस, सही है आपका ये, ठीक है। और क्या पूछा है, करेक्ट ही पूछा है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called as brine, it decomposes to form sodium oxide. ये बात बिल्कुल गलत है। जब हम NaCl लेते हैं, NaCl aqueous, इस NaCl aqueous को बोला जाता है ब्राइन, ठीक है। और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन निकलती है और क्लोरीन निकलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो क्लोरीन मिल रही है और ऊपर से एक एल्कली मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है। एल्कली क्या होता है, दोज बेसिस, वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, दैट डिजॉल्व इन वाटर, तो जैसे जो भी आपके बेस होंगे जो भी पानी में घुल जाएंगे तो वो आपके एल्कली कहलाएंगे। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया ये जो दोनों निकलते हैं ये कैथोड में निकलते हैं, और ये जो क्लोरीन निकलती है बनती है ये एनोड में बनती है। इसी क्लोरीन का फर्दर हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर ज़रा बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला बताइए ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, तो सोडियम ऑक्साइड नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ड नहीं, कैल्शियम हाइपो क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, हाइपोक्लोराइट, ठीक है, क्लोराइट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन है क्लैडोफोरा, मर्सीलिया, मर्चेंटिया, मोनोकॉट। क्या है ब्रायोफाइटा, तो जो हमारा प्लांट किंगडम होता है, तो जो पादप जगत होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, ठीक है, कि एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ प्लांट कौन सा होता है, बेसिक जिसमें रूट और शूट हमें दिखती ही नहीं है, वेल डिफ्रेंशिएटेड, तो उसको हम बोल देते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। थैली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, ऐसे करके याद कर लेते हैं थैलोफाइटा। प्राइमरली इसमें आते हैं एल्गे। शैवाल में कभी आपने देखा है कि रूट शूट आपको दिख रही हैं, उतना अच्छे से नहीं दिखती हैं आपको, ज़्यादातर होती हैं बहुत ही ऐसे मतलब ढंग से नहीं दिखती हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं वो थैलोफाइटा। तो प्राइमरली एल्गे आते हैं। अब इसके मैं एल्गे में ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ, ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, उसके ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो जब एल्गे का कोई क्वेश्चन आएगा तो तब देखेंगे। देन फर्दर हम इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा डेवलप निकालते हैं। थोड़ा सा डेवलप्ड मतलब कि ये वाले थोड़े से डेवलप हो जाएंगे जब हम देखने वाले हैं इसके कंपैरिजन में थैलोफाइट। अब हम ये देखेंगे कि किसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट और शूट तो हैं लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। इससे तो डेवलप्ड है लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बस एक स्टेप ऊपर कौन सा है, तो ये ब्रायोफाइटा है। क्या है ये, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, यानी लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, उनको ब्रायोफाइटा बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स कोट करिए जल्दी से कमेंट में। इसमें जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंथीरिडियम बोलते हैं, एंथीरिडियम, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम आर्केगोनियम बोलते हैं, आर्केगोनियम। यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र टू द फीमेल पार्ट होता है थ्रू कंडक्शन होता है, वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू भी होता है ब्रायोफाइटा में। इसके एग्जाम्पल्स को अगर मैं कोट करूँगा तो BMW करके पढ़ते हैं, B ब्रायोफाइटा, M से आपका मर्चेंटिया, मर्सीलिया नहीं होगा, मर्चेंटिया। BMW कौन चलाता है, रिंकिया के पापा चलाते हैं, ठीक है। हॉर्न मार के चलाते हैं, हॉर्नवर्ट, और हॉर्न मार के चलाते हैं हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल से ब्रायोफाइटा के। अब और आगे बढ़े हम, तो चलो इसमें क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। नो वस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं है। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं बताओ जल्दी से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये है, हम दूसरा ले लेते हैं जिसमें होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसमें हम एक और अब स्टेप आगे बढ़े
कि कंडक्टिंग टिश्यू तो है लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें हिडन होते हैं उनको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं। टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी हिडन होती है ना, तो वैसे ही इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं कोट करने जाऊंगा तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे टेरिडोफाइटा के? तो एक तो मर्सीलिया हो जाएगा, फर्न हो जाएगा और हॉर्स टेल हो जाएगा। वो हॉर्न वर्ड था, ध्यान रखना, और हॉर्स टेल। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज। और टेरिडोफाइटा हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आते हैं जिनमें की, एक सेकंड रुको, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है इसमें, एक्सपोज्ड है, लेकिन अगर खुला खुला है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। सारी चीज़ें क्या है, खुला खुला है, जिम्नोस्पर्म। और जिनमें होता है उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। इन दोनों को कलेक्टिवली हम फैनरोगैम भी बोलते हैं, फैनरोगैम के नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखना, अगर यार इसके पास हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो ये बात अपने आप में ही ज्ञात हो जाती है, फिर जो भी बोलो कि अपने आप ही ये चीज़ साबित हो जाती है कि इसके पास भी नहीं होगा, इसके पास भी नहीं होगा। ये चीज़ मुझे लिखवाने की ज़रूरत ना होनी चाहिए। अगर इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है तो इसमें भी नहीं होंगे, क्योंकि ये हम धीरे धीरे डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं। ये हम थैलोफाइटा सबसे कम डेवलप्ड, ब्रायो थोड़ा उससे ज़्यादा, टेरिडो उससे ज़्यादा, फेनरो उससे ज़्यादा, या फिर बोले जिम्नो, और जिम्नो से ज़्यादा एंजियो। क्योंकि जिम्नो में क्या है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं ये ठीक है। तो इसमें नेकेड होती हैं, नेकेड सीड्स होती हैं, ठीक है, खुला सीड होती हैं, क्योंकि बुल्ला फैमिली से, बुल्ला रखता हूँ खुला, तो वैसे जिम्नोस्पर्म ये बोलते हैं बुल्ला रखता हूँ खुला, क्या सीड खुला रखते हैं ये, तो नेकेड सीड्स होती हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल, तो जिम कौन जाता है, देवदास टाइप के लोग जिम जाते हैं, ठीक है, और जिम में जाके काय काय करते हैं, है ना, काय काय करते हैं। और जिम में जाके क्यों काय काय करते हैं, क्योंकि देवदास लोग जो हैं ये पीते बहुत हैं, पाइन, ठीक है। तो देवदार, काय का, स्पाइन, ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं जिम्नोस्पर्म के। यानी जो भी कॉनिफर्स होते हैं हमारे, कॉनिफरस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, वो सब आपको जिम्नोस्पर्म में आते हैं आपके, ठीक है। नेकेड सीड रखते हैं जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावर है तो मतलब हिडन सीड होगी, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। इज दैट क्लियर? तो सब कुछ मैंने समझा दिया है। उत्तर इसका मर्चेंटिया। क्लैडोफोरा ये एक तरह का एल्गे होता है जो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, तो इस वजह से ये आपको नहीं कर पाएंगे। ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है। मोनोकॉट क्या होता है, इसी एंजियोस्पर्म को ही हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। अगर किसी में सिंगल कॉटिलेडॉन देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं। जिसमें कि दो कॉटिलेडॉन देखने को मिलते हैं तो डाइकॉट कहलाता है। मर्सीलिया किस में बिलोंग करता है, टेरिडोफाइटा। जो आपने वो सुनी ना जड़ी बूटी, लक्ष्मण जी को जो लेके गए थे हनुमान जी, ठीक है, तो वो भी आपकी टेरिडोफाइटा फाइलम से बिलोंग करती है। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनालिडा। ये नया फाइलम कहाँ से आ गया, तो ये एनिमल जो है ना किंगडम, ये प्लांट किंगडम में ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऐसे ही एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं जिनको अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बस अभी हम एनालिडा की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे देखो कि जैसे अभी 3000 बच्चे थे, तो ये मैंने पढ़ाया अभी, तो 2.6 के हो गए, 400 बच्चे को मज़ा नहीं है। अभी मैं ये पढ़ा दूंगा तो 2K हो जाएंगे ये, ठीक है, 2000 हो जाएंगे। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे 1K हो, चाहे 500 हो, चाहे 100 स्टूडेंट हो। मैं हूँ लाइक मास्टर गोगो, आया हूँ तो बता के जाऊँगा। लेकिन क्योंकि एनिमल किंगडम का अगर मैं पूरा समझना है तो पूरा वो जो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, PC² PA³ MEC, है ना, तो ये हम पूरा पढ़ते हैं। जब तक वो समझ में क्लियर अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए कुछ नहीं क्वेश्चन, और आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको ढंग से मतलब चीज़ समझ नहीं आएगी। तो अभी अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। क्लियर है? फेवरेट चैप्टर, अच्छा लगता है कुछ लोगों ने दिल पे ले लिया। 2.6 से 2.7 होंगे ठीक है, तो अर्थ वॉर्म इसका सही आंसर होगा। और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं अर्थ वॉर्म के अलावा जो एनालिडा में आते हैं? लीचेस, जो जोंक नहीं, जब हम लोग नदी में भैंस वगैरह को नहलाने ले जाते थे तो जोंक लग जाती थी, खून चूस लेते थे पूरा ये, ठीक है। तो ये हुक वर्म, फाइलेरियल वर्म, और जो
राउंड वॉर्म है, ये सब तीनों निमैटोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सब ऐसा लगे क्या है निमैटोडा है, जिसको मैस्टियल मेंथिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारे राउंड वर्म्स है ना, राउंड शेप बॉडी होती है। तो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। ठीक है, ये इनको हम स्यूडोसिलोमेट के नाम से जानते हैं, है ना, स्यूडोसिलोमेट। इनका जो सिलोम होता है वो ट्रू सिलोम नहीं होता है, फॉल्स सिलोम होता है, इसलिए। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक और अ स्टेप टू कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू पोर्टेबल वाटर। नॉर्मल पानी को जो होता है सामान्य पानी को पीने योग्य पानी बदलने की तकनीक या कदम नहीं है। फिल्ट्रेशन नहीं है, ब्रोमिनेशन नहीं है, बॉइलिंग नहीं है, फिर क्लोरिनेशन। फिल्ट्रेशन भी है, बॉइलिंग भी, उबाल के भी हम बना सकते हैं, और क्लोरिनेशन में भी। अब होता क्या है ना कि जो नॉर्मल वाटर होता है यूजुअली वो हार्ड वाटर होता है। अब हार्ड वाटर का फॉर्मूला लिखना जरा कमेंट में, हार्ड वाटर का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसको हम अगर सॉफ्ट में बदलना चाहते हैं, पोर्टेबल ड्रिंकेबल में, तो ऐसा करते हैं। ब्रोमिनेशन ये कोई टेक्निक नहीं होती है। हार्ड वाटर अगर तुमने D2O लिखा है तो बिल्कुल गलत हो तुम, क्योंकि D2O होता है हैवी वाटर। हार्ड वाटर की जब बात करते हैं तो वो वाटर जिसमें कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर। D2O शर्मा जी गलत कर दिए तुम, अजय मंडल गलत कर दिए है, रबिन सब गलत कर दिए सब। D2O बेटा हैवी वाटर होता है, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। ठीक, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किससे है आपका ये, फिजिक्स से है ना। अब कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एक सेकंड, मैं मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो कल ये आपका आज का होमवर्क है, जो अब जब रिकॉर्डेड ये चला जाएगा लेक्चर तब आपको इसका आंसर देना है कि इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट, नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि कौन सा इसमें एक तरह से पूछ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन नहीं है। तो न्यूटन की अगर हम बात करेंगे तो 3 लॉज दिए थे न्यूटन ने, है ना। पहला लॉ क्या है कि एनी बॉडी, कोई भी चीज़ है वो अपने स्टेट को मेंटेन करती है। अगर वो चल रही है यानी स्टेट ऑफ मोशन में तो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रुकी रहेगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम। और जो इनर्शिया होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि द्रव्यमान के। कोई भी बॉडी अपने करंट स्टेट को रेजिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो टेबल मेरे सामने रखी, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, मूव ही नहीं कर रही है। ये लैपटॉप है ना, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ तो ये तो मूव कर रहा है। क्यों? इसका लैपटॉप का मास कम है, टेबल का मास बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इनर्शिया लगा रही है टेबल, ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा लैपटॉप है उसके कंपेरिजन में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया ये। ठीक है, दूसरा जो लॉ है ये बात करता है किसकी, तो ये जो दूसरा लॉ है यहीं से निकल के आता है, F इज इक्वल टू ma, जिसको हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्या बोलता है, ऑप्शंस आई थिंक उसमें एक ये था कि एक फील्डर है जो धीरे से अपने जो हाथ है उसको पीछे की ओर ले जाता है जब वो कैच करता है। आपने भी देखा होगा, आप हाथ पीछे की ओर खींचते हैं जब कैच करते हैं, सो दैट आपको हाथ में चोट ना लगे। क्यों? क्योंकि दूसरा लॉ यही बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, संवेग। और जरा बताइए मोमेंटम जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कम करेंगे तो अप्लाइड जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है पहले वाले में। तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, वो आपका सेकेंड लॉ का है। फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि एक बस है वो चल रही है, एकदम से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। बस खड़ी हुई है और एकदम से बस चल दी तो आप पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं। ठीक है, कोई मैट है, कोई चटाई है, या फिर मान लो कोई पेड़ है, उसको आपने हिलाया, पेड़ को हिलाया, ठीक है, तो उससे फल गिरे, तो वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और जो न्यूटन का तीसरा लॉ है इसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, यानी कर भला तो हो भला, मतलब जो करोगे वही मिलेगा। जैसे कि आप जब बुलेट को फायर करते हो तो आप पीछे की ओर जाते हो, क्यों? क्योंकि बुलेट आगे की ओर जाती है, वो पीछे की तरफ आपको पुश करती है, तो बुलेट जब आप फायर करते हैं वो चीज़ हो गया। सेलर, ठीक है, सेलर जब नाव चलाता है तो पानी के पीछे की ओर धक्का देता है, पानी उसको आगे की ओर। या फिर सेलर जब जंप करता है किनारे में खड़ी करके
आगे की ओर जंप करता है तो नाव पीछे की ओर जाती है ना। जो बुलेट में फायर करते हो तो जो रिकॉयल मिलता है पीछे की तरफ, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और एक एक आई थिंक एग्जाम्पल था, जब फुटबॉल प्लेयर हिट हो जाता है दूसरे फुटबॉल प्लेयर से तो उसको चोट लगती है। क्यों चोट लगती है? बिकॉज आपने उसको चोट दी इसलिए आपको चोट मिली है, ठीक है। तो इसको हम एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। यस, मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर होता है। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है तो ये भी आपका वेक्टर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका केजी होता है, उसका मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया। बाकी मैगजीन भी आ चुकी है, अब हमेशा के लिए आ चुकी है, बीच में रुक गई थी मैगजीन, ठीक है। तो मैगज़ीन काफ़ी शानदार मैगज़ीन होती है, नॉर्मल मैगज़ीन की तरह नहीं होती है, आपको आई थिंक पता होगा। देख के एकदम दिल गदगद हो जाता है आपको इसको देख के, ठीक है। एकदम शानदार चमकती धमकती है ना। कितने लोगों ने देखा है मैगज़ीन ये वाली? तो ये आपको मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल है, ठीक है। मंथली बेसिस पे भी आप पीडीएफ और ई बुक सेक्शन पे जाके ले सकते हैं अगर आपको 1 महीने की लेनी है। अगर आप 6 महीने की पीडीएफ में एनरोल करना चाहते हैं जनवरी से लेकर पूरा जून तक, तो उसमें भी आप कर सकते हैं 300 प्राइस पे। एंड बाकी जिन लोगों को ये पीवाईक्यू सीरीज़ के नोट्स चाहिए, जो रेलवे की हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। इसकी पूरी पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको हैंड नोट्स चाहिए तो वो आप रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ का ये का नोट्स बैच है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं नोट्स। एंड अगर 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 हिंदी के अभी नोट्स नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हिंदी के नोट्स बनाते हैं उनके फादर जी की अभी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से वो अभी नहीं बना पाए। इंग्लिश के आपको मिल रहे हैं, ठीक है अभी, और हिंदी के भी मिलने लगेंगे। हम देखेंगे, ठीक है, कि कोई और बंदे को उससे नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। तो वो आपको हिंदी के मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको देखना है किस तरह के नोट्स होते हैं इंग्लिश के, तो आप जाके देख सकते हो, डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स होते हैं, ठीक है। बाकी तो ये 3.0 जीके का बैच है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। आप पीवाई की सीरीज़ ही करेंगे बिकॉज आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए उतने टाइम बाकी नहीं है। आप हैं इस बैच में तो वेल एंड गुड, आप इसको रिवाइज़ करिए, ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। बाकी हम मिलते हैं कल। आनंद के 23 मार्क्स हैं, ओके। और हाँ, 2024 करंट अफेयर्स ई बुक, ओके। 2024 की सारी आपकी करंट अफेयर की बुकलेट्स हैं, एक बुकलेट तो नहीं है, सारी बुकलेट हैं, ठीक है। मतलब एक एक करके 23 शर्मा जी, रितेश रंजन 23, 20 सुप्रिया दास, संगीता 20, आरती गुप्ता 22, है ना। और 17 है रचना जी का। देखिए क्लोरीन में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वाटर को प्योरीफाई कर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपसे ब्लीचिंग पाउडर भी पीछे पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी वही कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है ये। प्लस इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है वुड और पल्प इंडस्ट्री में। जैसे कि जो हमारा ये पेपर होता है, पेपर आपने वाइट पेपर देखा है, तो वाइट थोड़ी ना होता है जब ये बनता है वुड पल्प से, ठीक है। तो इसका डी कलरेशन किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके। इसका वाटर, इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। बी से रोशन के मलय प्रताप 21 हो गया। हार्ड वाटर का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अगर नॉर्मल वाटर में मिले होते हैं तो उसी को ही हार्ड वाटर बोलते हैं। दिल्ली पुलिस का कोई बैच आएगा क्या भैया? दिल्ली पुलिस जीके के लिए बैच है तो 3.0। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जीके अलग होता है तो आप एक्सपेक्ट करते रहिए, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशंस से चीज़ें नहीं चलती हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, ठीक है, सबका लेवल एक ही होता है। और ये बैच अपने आप में सफिशिएंट है। दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप में सबसे सफिशिएंट बैच है ये, ठीक है। से हमने कल आपको देखा था, बहुत अच्छी बात है। डेमो कहाँ देखने को मिलेगा डिजिटल नोट्स का? ये परमार एकेडमी ऐप पे ही देखने को मिलेगा, या फिर वेबसाइट www.parmaracademy.in डाउनलोड करके आप जाएंगे तो ये कोर्स जो है ना, ये वाला जो कोर्स है इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो पहला वाला नोट्स है वो फ्री है सभी के लिए, तो आप देख सकते हैं जाके, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। रिमेंबर, यू हैव टू बी
कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू रिविजन्स, ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स, कंसिस्टेंट रहना है, रिविजन करना है ना। और मिलते हैं कल, कल से हम लोग रिविजन भी करेंगे शुरुआत में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।